दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिमालय अफवाह तंत्र, और हिमालय अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में भी पढ़ लिया था पिछले वाली वीडियो में। इसके अलावा जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में भी कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारी बातें करेंगे और उसकी जो सहायक नदी है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसके बाद में ये किन किन देशों से बहती है, और इसके अलावा जो इसका अफवाह तंत्र है वो किन किन देशों से बनता है, या इसके अफवाह तंत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तिब्बत में जब बहती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, असम में बहती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जब ये बांग्लादेश में बहती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, और इसके बाद में जब ये बांग्लादेश में बहेगी तो ये बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाएगी, और इसके अलावा जो इधर जो गंगा आएगी वो पद्मा नाम से जानी जाएगी, और किस प्रकार जो सुंदरबन डेल्टा है उसका निर्माण होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। यानी सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी का जो अफवाह या प्रवाह क्षेत्र है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं। तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है। ठीक है, यानी तिब्बत में जो आपकी कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी यानी लद्दाख जो आपकी श्रेणी है उसका जो दक्षिणतम विस्तार है तिब्बत में उसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के पास ही आपका जो मानसरोवर झील है, राकेश ताल है जहाँ से सतलज नदी निकलती है, उसी के पास आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। वहाँ से आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम होता है। साथ साथ में मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता जाऊँगा, साथ साथ में आप मैप ड्रॉ करते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा तिब्बत में एक ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। ठीक है, और ये निकलने के बाद पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यानी इस ग्लेशियर का नाम क्या है, आंगसी ग्लेशियर। अब ये जो आंगसी ग्लेशियर है ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ऑप्शन में आपको दो चीज़ें मिल सकती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आपको या तो आंगसी ग्लेशियर मिलेगा या फिर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल सकता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यानी जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है उसी का भाग है आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, इसके अलावा दोनों में से आप दोनों ही याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी ये ग्लेशियर कहाँ पे, तिब्बत। तिब्बत में ये लगभग आप देखेंगे जो आपकी कैलाश श्रेणी है उसके पास ही है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में ये पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व की ओर बहते हुए ये जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का राज्य, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करेगी। ठीक है, यानी ये भारत में प्रवेश करेगी, इसका मतलब यहाँ पे ये यू टर्न लेते हुए साथ में ये दक्षिण दिशा में बहेगी। ठीक है, यानी ये बहती हुई दक्षिण दिशा में आएगी। उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेते हुए असम में जाएगी, फिर असम से ये बांग्लादेश में जाएगी, और बाद में ये क्या है उधर से बांग्लादेश में गंगा आएगी, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये इधर पूर्व की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये लगभग आप देखेंगे कि जो नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत जो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, इसके पूर्व से ये इधर की ओर यानी मुड़ जाती है दक्षिण की ओर, और बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी एक दर्रे से प्रवेश करती है। उस दर्रे का नाम आप याद रखिएगा। यानी अभी तक तो ये नदी है तिब्बत में बह रही है। ठीक है, यानी तिब्बत जो किसके अधीन है, चीन के अधीन। ठीक है, तो उसमें बह रही है। उसके बाद में ये भारत में एंट्री लेगी, और अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करेगी, तो ये एक दर्रे से प्रवेश करेगी। उस दर्रे का नाम आप याद रखिएगा, उस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है, और ये दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिएगा जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके अलग अलग नाम है। जैसे इस नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो। ठीक है, आप सांगपो याद रखिएगा, वैसे यारलुंग सांगपो ये पूरा नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाए, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है,
तो सांगपो, या फिर ये लिखा हुआ मिले तो ये भी राइट है, यारलुंग सांगपो। ठीक है, तो तिब्बत में इस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो ये नदी है इसको किस किस नाम से किस किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो यारलुंग सांगपो। उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये असम में एंट्री लेगी और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी असम में ये पासीघाट नामक स्थान है, वहाँ पे इसमें जो दिबांग और लोहित नदी है वो आके मिलेगी। उसके बाद में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। मैं आपको सभी चीज़ें हैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप याद रखिएगा, असम में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो ब्रह्मपुत्र नाम है वो किस राज्य में होता है, असम में। उसके बाद में ये जाएगी बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो जमुना। ठीक है, ये आप लिख लेना। ठीक है, यानी बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये असम के बाद में ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से। ठीक है, अब देखिएगा इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी इस नदी की लंबाई कितनी है, भारत में इसकी कुल कितनी लंबाई है, इसका कैचमेंट एरिया कितना है। ठीक है, वो चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पे आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, टोटल लंबाई है, जिसमें से भारत में अगर हम बात करें, भारत में लंबाई, तो भारत में लगभग इसकी लंबाई आती है लगभग 916 किलोमीटर। यानी इसकी भारत में कुल यानी कि कितनी लंबाई है, तो 916 मीटर, सॉरी 916 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है भारत में। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें 300 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश में इसकी लंबाई है, ऊपर 1601 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो तिब्बत में बहती है। ठीक है, इस प्रकार इसकी लंबाई है। तो आप याद रखिएगा 916 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। तो ये आप भारत वाली याद रखिएगा, और इसकी कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। इसके बाद में इसका कैचमेंट एरिया देखते हैं, यानी इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र यानी ये कहाँ से जल ग्रहण करती है, और जो जल ग्रहण करती है वो इसका कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया इसका कितना है, कुल जल ग्रहण क्षेत्र, तो इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी इसका जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अगर हम बात करें कि भारत में इसका कितना कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, भारत में जल ग्रहण क्षेत्र। तो भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5.8 लाख में से 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो भारत में जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है भारत में। टोटल कैचमेंट एरिया इसका है 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अभी ये हमने इसका जो देखा अपोहा। ठीक है, यानी ये यांगसी या चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो या फिर सीधा सांगपो नाम से जाना जाता है। और सांगपो या यारलुंग सांगपो है, इसका अर्थ होता है पवित्र करना। उसके बाद में ये नामचा जो बरवा पर्वत है उसके पूर्व में से अरुणाचल प्रदेश राज्य से एंट्री लेगी, और ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, तो ये यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में ये असम में जाएगी, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में ये बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ये डेल्टा है बांग्लादेश में, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े
डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो नदी है ये बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना नाम से जानी जाएगी, और इसमें इधर से आके यानी गंगा मिलेगी, और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। ठीक है, यानी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ये आके जमुना में मिलेगी। उसके बाद में इधर से एक नदी आएगी, आप देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, यह मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा तो ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मणिपुर है वहाँ से एक नदी निकलेगी, यानी ये यहाँ से एक नदी निकल रही है, ये आप देखेंगे कि मैंने ऐसे इस नदी को क्यों बनाया है। तो ये जो नदी है वो कैंची मोड़, यानी जैसे देखिए आप देख रहे हैं ये कैंची की तरह आपको लग रहा है, तो यानी ये कैंची मोड़ बनाने वाली नदी है। कौन सी नदी है, जो मणिपुर से निकलती है, इसका नाम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मणिपुर। मणिपुर से ये नदी निकलती है, इसका नाम है बराक नदी, बराक नदी है इसका वो नाम है। ठीक है, और जब ये मणिपुर से होते हुए आगे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, यानी बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करेगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, मेघना, या फिर इसको सुरमा नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यानी जो बराक नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकलती है, और ये जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको मेघना या सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, और ये अपने कैंची मोड़ के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आगे जो ये नदी है, अब देखिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, उसको जमुना नाम से जाना जाता है। इधर से गंगा प्रवेश करती है, बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। इधर से बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसको मेघना या सुरमा नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों मिल जाती है तो उसके बाद में आगे जो नदी निकलती है इसको जाना जाता है मेघना नाम से। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेघना। तो इस प्रकार ये मेघना नदी के रूप में, यानी जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और जो बराक नदी है ये मेघना के रूप में जाके आगे बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अगर हम ऐसे देखें तो जब मैंने आपको पढ़ाया था गंगा नदी के अंदर, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट बंगाल में जो फरक्का बैराज है वो बना के एक जो गंगा की जो एक ब्रांच है वो निकाली गई है, हुगली ब्रांच, वो भी यहाँ पे आके सागर द्वीप के पास मिल जाती है। और इस प्रकार ये देखिएगा ये बहुत बड़ा एक डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यानी सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, उसके पास ये जो हुगली ब्रांच है जो कि गंगा से निकलती है वेस्ट बंगाल में से, वहाँ पे ये जो एक नदी हुगली नदी है वो भी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी एक गंगा की ब्रांच है। इधर गंगा ब्रह्मपुत्र और बराक नदी का एक, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मुख्य रूप से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण होता है। और इस प्रकार आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण होता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा है, इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है, यानी उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमने आज क्या समझा, आज हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में बात की। ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये अपना मुहाना या फिर जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, ये किस प्रकार निर्माण करती है, इसे किन किन क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है, ये हमने चर्चा की। ठीक है, इसके अलावा ये किस दरे से प्रवेश करती है, कितने भारत के राज्यों में ये बहती है। ठीक है, 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश, असम में। इसके अलावा ये इसे तिब्बत में क्या कहते हैं वो सारी मैंने बात कर ली। अब मैं थोड़ी बात आपको बता देता हूँ, जैसे इसका जो अपोहा देखें हम, अपोहा है वो 3 देशों में है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका अपोहा आप लिख लीजिएगा। अपोहा और अपोहा तंत्र में अंतर होता है। अपोहा देखेंगे तो इसका तिब्बत में है। ठीक है, या फिर इसे हम चीन कह सकते हैं क्योंकि चीन के कब्जे में है। इसके अलावा तिब्बत, तिब्बत के बाद में भारत, भारत के बाद में बांग्लादेश। ठीक है, ये इसका अपोहा है, अपोहा है इसका। ठीक है, और इसका अपवाद अंतर आप देखेंगे तो 4 देश आएंगे। अब आप समझिएगा अपोहा और अपवाद तंत्र में अंतर क्या होता है। नदी है वो एक निश्चित प्रवाह उसका है, उसे हम बोलेंगे अपोहा, यानी कोई भी नदी है उसका निश्चित जो प्रवाह हो रहा है जल का, उसे हम बोलेंगे अपोहा। लेकिन जब मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदी है उनका जो निश्चित जल का जो प्रवाह होगा, उनमें उनका जो तंत्र बनेगा एक, उसे बोलेंगे हम अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी एक तो सीधी नदी मुख्य नदी होता है, उसका जो निश्चित जल प्रवाह है उसको तो अपवाह बोलेंगे। जब उसकी सहायक नदियाँ, मुख्य नदी के साथ सहायक नदियाँ, उनका भी अपवाह
सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अपोआ तंत्र। तो अपोआ तंत्र के अंतर्गत 4 देश आएंगे, क्योंकि तिब्बत तो आएगा, ठीक है, इसका अपोआ तंत्र है। इसके बाद में भारत में से बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती है, बांग्लादेश से भी नदियाँ हैं वो आके मिलती है, तो बांग्लादेश। इसके अलावा इसमें आप ऐड कर लीजिएगा भूटान, क्योंकि भूटान से भी नदी है वो निकलती है और आके यहाँ पे आप देखेंगे तो भूटान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है संकोच नदी, या जिसे बोलते हैं गदाधर नदी, जो कि लगभग आप देखेंगे कि असम में आके मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो भूटान है उसका भी इसके अपोआ तंत्र में इसको जोड़ा जाता है। तो अपोआ तंत्र में कितने देश हैं? 4 देश, जबकि अपोआ में इसके 3 देश, तो याद रखिएगा। और कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियाँ, यानी सारी डिटेल हम चर्चा करेंगे कि जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है और इनका जो कौन कौन सी नदी है वो दाएं साइड से मिलती है, कौन कौन सी नदी है वो बाएं साइड से मिलती है, सारी हम बात करेंगे। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।